दोस्तों, अगर आपका सपना है इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर बनने का, फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ाने का या ग्राउंड ड्यूटी ऑफिसर बनकर देश की सेवा करने का, तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। इंडियन एयरफोर्स ने ऑफिशियली AFCAT 02/2026 रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती के माध्यम से फ्लाइंग ब्रांच, ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल और ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांचेस में भर्ती की जाएगी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टोटल वैकेंसीज कितनी है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं, एलिजिबिलिटी, एज लिमिट, सैलरी, सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन प्रोसेस और कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। पहले बात करते हैं इस भर्ती की नोटिफिकेशन डिटेल्स की। इंडियन एयरफोर्स ने ऑफिशियली AFCAT 02/2026 NCC स्पेशल एंट्री गेट स्कोर एंट्री नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस रिक्रूटमेंट के माध्यम से कैंडिडेट्स को कमीशन ऑफिसर पदों पर भर्ती किया जाएगा। अगर आपका सपना है एयरफोर्स में ऑफिसर रैंक हासिल करना, यूनिफॉर्म पहनकर देश की सेवा करना या फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ाना, तो ये आपके लिए शानदार मौका है। तो बात करते हैं ब्रांचेस की। इस भर्ती में कुल 3 मेजर ब्रांचेस शामिल हैं। पहला है फ्लाइंग ब्रांच। इस ब्रांच में सेलेक्टेड कैंडिडेट्स पायलट ट्रेनिंग लेते हैं और बाद में फाइटर एयरक्राफ्ट, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट या हेलीकॉप्टर उड़ाने का मौका मिलता है। अगर आपका सपना पायलट बनने का है तो ये ब्रांच आपके लिए है। सेकेंड है ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच। इस ब्रांच में सेलेक्टेड कैंडिडेट्स एयरक्राफ्ट सिस्टम्स, इंजीनियरिंग ऑपरेशंस, मेंटेनेंस, टेक्निकल सपोर्ट और एयरफोर्स इक्विपमेंट हैंडलिंग का काम करते हैं। ये ब्रांच खासकर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले कैंडिडेट्स के लिए बहुत अच्छी होती है। और तीसरा है ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांच। इस ब्रांच में कई अलग अलग डिपार्टमेंट्स आते हैं, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन, लॉजिस्टिक्स, अकाउंट्स, एजुकेशन, मीटेरोलॉजी, वेदर सर्विसेज। जो कैंडिडेट्स नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो अब बात करते हैं कोर्स कमेंसमेंट की। जो कैंडिडेट्स फाइनल सिलेक्शन क्लियर करेंगे उनका ट्रेनिंग कोर्स जुलाई 2027 से शुरू होगा, यानी अभी आपके पास प्रिपरेशन के लिए अच्छा समय है। एप्लीकेशन मोड इस क्या होगा, इस भर्ती का एप्लीकेशन मोड पूरी तरह से ऑनलाइन रहेगा। आपको ऑफलाइन फॉर्म भेजने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी प्रकार का ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अप्लाई करने के लिए आपको ऑफिशियल AFCAT वेबसाइट पर जाना होगा। तो दोस्तों, 20 मई 2026 सुबह 11 बजे से एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। इसके बाद आपके पास लगभग 1 महीने का समय रहेगा आवेदन करने के लिए। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है 19 जून 2026 रात 11:30 बजे तक। उसके बाद एप्लीकेशन विंडो बंद हो जाएगी और फिर आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो जो कैंडिडेट्स फाइनल सिलेक्शन क्लियर करेंगे उनकी ट्रेनिंग जुलाई 2027 से शुरू होगी। मतलब आपके पास अभी एग्जाम प्रिपरेशन और फिजिकल फिटनेस इंप्रूव करने के लिए अच्छा समय है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस, लास्ट डेट का इंतजार बिल्कुल मत करना, क्योंकि अंतिम दिनों में ऑफिशियल वेबसाइट पर हैवी ट्रैफिक हो सकता है और उसके होने की वजह से सर्वर स्लो हो सकता है या पेमेंट इश्यूज भी आ सकते हैं। तो लास्ट मिनट के लिए अप्लाई वेट नहीं करना है। इसलिए जैसे ही एप्लीकेशन लिंक एक्टिव हो जल्दी अप्लाई करें और अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करें। अब बात करते हैं वैकेंसी डिटेल्स की, जो हर कैंडिडेट सबसे पहले जानना चाहता है। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार वैकेंसीज अभी टेंटेटिव रखी गई हैं, यानी फाइनल वैकेंसी नंबर ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से बदल भी सकता है। लेकिन नोटिफिकेशन के अनुसार इस बार लगभग 300 प्लस एक्सपेक्टेड वैकेंसीज बताई जा रही हैं, जो काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है उन कैंडिडेट्स के लिए जो इंडियन एयरफोर्स में ऑफिसर बनना चाहते हैं। तो अब समझते हैं एंट्री वाइज वैकेंसीज। तो AFCAT एंट्री, इस एंट्री के तहत कैंडिडेट्स जो है वो इन ब्रांचेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक तो फ्लाइंग ब्रांच। तो अगर आपका सपना पायलट बनने का है और फाइटर एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर या ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट उड़ाना चाहते हैं तो आप इस ब्रांच के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोर्स नंबर है 222/27F/SSC/MNW। दूसरा है ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच। इस ब्रांच में इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, टेक्निकल सिस्टम्स और इंजीनियरिंग ऑपरेशंस संभालते हैं। कोर्स नंबर है 221/27T/PC एंड SSC। तीसरा है ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांच। इस ब्रांच में नॉन इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसमें डिपार्टमेंट्स आते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, लॉजिस्टिक्स, अकाउंट, एजुकेशन और मीटेरोलॉजी। कोर्स नंबर है 221/27G/SSC/MNW। NCC स्पेशल एंट्री। इस एंट्री के तहत केवल फ्लाइंग ब्रांच के लिए आवेदन किया जा सकता है। अगर आपके पास वैलिड NCC सर्टिफिकेट है तो आप इस एंट्री के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। कोर्स नंबर है 222/27F/PC/M। दूसरा है 222/27F/SSC/MNW। गेट स्कोर एंट्री। ये एंट्री केवल ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच कैंडिडेट्स के लिए है। अगर आपके पास वैलिड गेट का स्कोर है तो आप इस एंट्री के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। इसका कोर्स नंबर है 221/27T/PC एंड SSC। ध्यान रखें, फाइनल वैकेंसीज ट्रेनिंग स्लॉट्स, ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट्स और एक्चुअल रिक्वायरमेंट्स के अनुसार बदल सकती हैं। लेकिन अगर आप डिफेंस करियर की तैयारी कर रहे हैं तो 300 प्लस वैकेंसीज बहुत बड़ा मौका है जिसे मिस नहीं करना चाहिए। तो अब बात करते हैं टाइप ऑफ कमीशन की, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स इस पार्ट को समझ नहीं पाते कि आखिर परमानेंट कमीशन और शॉर्ट सर्विस कमीशन में फ़र्क क्या होता है। इंडियन एयरफोर्स इस भर्ती में अलग अलग कमीशन ऑप्शंस दे रहा है। परमानेंट कमीशन मतलब PC, इसमें मैन और वुमेन
दोनों कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका सिलेक्शन परमानेंट कमीशन के तहत होता है तो आप एयरफोर्स में अपने रैंक के अनुसार रिटायरमेंट एज तक सर्विस कर सकते हैं। मतलब ये एक लॉन्ग टर्म करियर ऑप्शन है जहां आपको स्थायी नौकरी मिलती है। ये उन कैंडिडेट्स के लिए बेस्ट है जो एयरफोर्स में पूरा करियर बनाना चाहते हैं। दूसरा है एसएससी फ्लाइंग ब्रांच। एसएससी का मतलब होता है शॉर्ट सर्विस कमीशन। अगर आपका सिलेक्शन फ्लाइंग ब्रांच में एसएससी के तहत होता है तो आपकी सर्विस अवधि 14 ईयर्स की होगी, जो कमीशनिंग डेट से काउंट की जाएगी। ये ऑप्शन उन कैंडिडेट्स के लिए अच्छा है जो लिमिटेड टेन्योर के लिए एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं और एक्सपोजर लेना चाहते हैं। तीसरा है एसएससी ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों ब्रांचेस में एसएससी ऑप्शन अवेलेबल है। इसमें शुरुआती सर्विस टेन्योर है 10 साल, 10 ईयर्स। एक उसके बाद है एक्सटेंशन का ऑप्शन। अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है, सर्विस रिक्वायरमेंट होती है और वैकेंसीज अवेलेबल रहती हैं तो आपको 4 साल का एडिशनल एक्सटेंशन मिल सकता है। ये एक्सटेंशन आपकी विलिंगनेस, सुटेबिलिटी और मेरिट के आधार पर दिया जाता है। इंपॉर्टेंट नोट ये है कि एसएससी ऑफिसर्स को पेंशन बेनिफिट्स नहीं मिलते, इसलिए अप्लाई करने से पहले अपने कमीशन टाइप को अच्छे से समझ लें और अपने करियर गोल्स के हिसाब से सही ऑप्शन का चुनाव करें। तो अब बात करते हैं एज लिमिट की, क्योंकि कई कैंडिडेट्स सिर्फ एज क्राइटेरिया की वजह से फॉर्म भरने से पहले कंफ्यूज हो जाते हैं। ध्यान रखें, इस भर्ती की एज कैलकुलेशन 1 जुलाई 2027 के अनुसार की जाएगी। अगर आप फ्लाइंग ब्रांच के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी उम्र होनी चाहिए 20 से 24 वर्ष, यानी आपकी जन्म तिथि होनी चाहिए 2 जुलाई 2003 से 1 जुलाई 2007 के बीच। दोनों डेट्स इंक्लूसिव हैं, मतलब अगर आपका जन्म इस डेट के रेंज के अंदर आता है तो आप फ्लाइंग ब्रांच के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपके पास वैलिड कमर्शियल पायलट लाइसेंस सीपीएल है, जो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन इंडिया के द्वारा इशूड है, तो आपके लिए अपर एज रिलैक्सेशन अवेलेबल है। ऐसे कैंडिडेट्स की मैक्सिमम एज 26 ईयर्स के तक की हो सकती है, यानी सीपीएल होल्डर्स के लिए जन्म तिथि रेंज होगी 2 जुलाई 2001 से 1 जुलाई 2007 तक की। अगर आप ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल या ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांच के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी उम्र होनी चाहिए 20 से 26 वर्ष, यानी आपकी बर्थ डेट होनी चाहिए 2 जुलाई 2001 से 1 जुलाई 2007 के बीच, और दोनों डेट्स इंक्लूसिव हैं। फॉर्म भरने से पहले अपनी डेट ऑफ बर्थ बहुत केयरफुली चेक करें, क्योंकि एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद करेक्शन की सुविधा नहीं मिलेगी। अगर आपकी एज एलिजिबिलिटी मैच करती है तो ये एयरफोर्स ऑफिसर बनने का शानदार मौका हो सकता है। तो अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, क्योंकि फॉर्म भरने से पहले ये चेक करना बहुत ज़रूरी है कि आपकी क्वालिफिकेशन एलिजिबल है या नहीं। तो इंडियन एयरफोर्स ने अलग अलग ब्रांचेस के लिए अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा है। अगर आप फ्लाइंग ब्रांच के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए या बीई और बीटेक डिग्री होनी चाहिए स्पेसिफिक। इसके साथ ही एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, आपके 10-10+2 लेवल पर फिजिक्स और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होने चाहिए। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है लेकिन 12th में फिजिक्स और मैथ्स नहीं था तो एलिजिबिलिटी इशू हो सकता है, इसलिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन ज़रूर चेक करें। अगर आप ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास रिलेवेंट इंजीनियरिंग डिग्रीज होनी चाहिए, जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, एरोनॉटिकल रिलेटेड ब्रांचेस। और कुछ कैंडिडेट्स गेट स्कोर एंट्री के माध्यम से भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए वैलिड गेट स्कोर रिक्वायर्ड होगा। अगर आप ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांच के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास रिलेवेंट ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। ब्रांच के अंदर कई डिपार्टमेंट्स आते हैं, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन, लॉजिस्टिक्स, अकाउंट्स, एजुकेशन, मेट्रोलॉजी और वेदर सर्विसेज। हर डिपार्टमेंट की अलग क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट हो सकती है। आपके लिए इंपॉर्टेंट एडवाइस ये है कि ब्रांच वाइज डिटेल्ड क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दी गई है। गलत क्वालिफिकेशन के साथ फॉर्म भरने पर एप्लीकेशन आपका रिजेक्ट हो सकता है। अब बात करते हैं सैलरी की, क्योंकि हर कैंडिडेट ये जानना चाहता है कि इंडियन एयरफोर्स में सिलेक्शन के बाद कितनी सैलरी मिलेगी। जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा और ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तब आपकी ज्वाइनिंग फ्लाइंग ऑफिसर रैंक पर होगी। ये ऑफिसर लेवल पोस्ट होती है, इसलिए सैलरी पैकेज काफ़ी अट्रैक्टिव है। तो सैलरी स्ट्रक्चर क्या है? सैलरी जो है वो 56,100 रुपीज़ से 1,77,500 रुपीज़ पर मंथ तक की हो सकती है। ये सैलरी 7th पे कमीशन के अनुसार दी जाएगी। बेसिक सैलरी के अलावा आपको मिलेगा 15,500 रुपये एक्स्ट्रा। इसे हम कहते हैं मिलिट्री सर्विस पे, MSP, यानी आपकी ओवरऑल इन हैंड अर्निंग्स और भी बेहतर हो जाती है। जब आप ट्रेनिंग फेज में होंगे तब भी आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा। उसको ट्रेनिंग पीरियड स्टाइपेंड कहते हैं। ट्रेनिंग के दौरान कैंडिडेट्स को 56,100 रुपीज़ पर मंथ स्टाइपेंड दिया जाएगा, मतलब ट्रेनिंग करते समय भी आपको स्टाइपेंड मिलता रहेगा। सैलरी के अलावा ऑफिसर्स को कई अन्य फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी मिलते हैं। इन अलाउंसेस के बारे में आगे डिटेल में हम बात करेंगे। अगर आप अच्छी सैलरी के साथ सम्मानजनक डिफेंस करियर चाहते हैं तो ये शानदार अपॉर्चुनिटी है। तो अब बात करते हैं उन अलाउंसेस और बेनिफिट्स की जो इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर्स को सैलरी के अलावा मिलते हैं, और यही बेनिफिट्स इस नौकरी को और भी अट्रैक्टिव बनाते हैं। मेजर अलाउंसेस जो हैं वो है पोस्टिंग और ब्रांच के अनुसार ऑफिसर्स को अलग अलग अलाउंस मिलते हैं, जैसे कि फ्लाइंग अलाउंस, टेक्निकल अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, रिस्क अलाउंस, हार्डशिप अलाउंस,
कुछ स्पेशल पोस्टिंग्स में एडिशनल बेनिफिट्स भी मिल सकते हैं। अकोमोडेशन बेनिफिट्स क्या हैं? एयरफोर्स ऑफिसर्स को मिलता है फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन, यानी रहने की सुविधा गवर्नमेंट द्वारा दी जाती है। मेडिकल बेनिफिट्स में क्या मिलता है? आपको और आपके डिपेंडेंट्स को कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकल फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। कैंटीन फैसिलिटीज़ में ऑफिसर्स को कैंटीन सुविधा मिलती है, जहां कई प्रोडक्ट्स डिस्काउंटेड रेट्स पर मिलते हैं। ऑफिसर्स मेस भी है, फूड और रहने की जुड़ी एडिशनल सुविधाएं भी ऑफिसर मेस के जरिए मिलती हैं। लोन बेनिफिट्स क्या हैं? ऑफिसर्स सब्सिडाइज्ड रेट्स पर लोन सुविधा भी प्राप्त कर सकते हैं। एलटीसी बेनिफिट्स भी हैं, आपको लीव ट्रैवल कंसेशन मतलब एलटीसी का लाभ भी मिलता है। लीव बेनिफिट्स क्या हैं? इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर्स को अच्छी लीव पॉलिसी दी जाती है। एनुअल लीव जो है वो 60 दिन की है, कैजुअल लीव 20 दिन की है। हालांकि लीव अप्रूवल सर्विस रिक्वायरमेंट्स के अनुसार डिपेंड करेगा। यानी सिर्फ अच्छी सैलरी ही नहीं बल्कि शानदार लाइफ स्टाइल बेनिफिट्स भी इस नौकरी को बहुत स्पेशल बनाते हैं। तो अब बात करते हैं इंश्योरेंस बेनिफिट्स की, जो बहुत कम लोग नोटिस करते हैं, लेकिन ये इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर्स के लिए बहुत बड़ा फाइनेंशियल सिक्योरिटी बेनिफिट है। एयरफोर्स ग्रुप इंश्योरेंस सोसाइटी AFGIS के तहत ऑफिसर्स को मैंडेटरी इंश्योरेंस कवर दिया जाता है। डेथ इंश्योरेंस कवर है, अगर किसी ऑफिसर की सर्विस के दौरान मृत्यु हो जाती है तो इंश्योरेंस कवर मिलता है 1.25 करोड़ रुपीस का। ये फाइनेंशियल प्रोटेक्शन ऑफिसर्स और उनके परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। रिटायरमेंट इंश्योरेंस कवर भी है, तो रिटायरमेंट के बाद इंश्योरेंस बेनिफिट्स उपलब्ध रहते हैं। एलिजिबल ऑफिसर्स को मिलता है 24 लाख इंश्योरेंस कवर। ये रिटायर्ड ऑफिसर्स के लिए एडिशनल फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रदान करता है। ये बेनिफिट्स दिखाते हैं कि इंडियन एयरफोर्स सिर्फ सैलरी ही नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी भी प्रदान करता है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की, ताकि फॉर्म भरते समय आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। अब इंडियन एयरफोर्स ने अलग अलग एंट्रीज के लिए अलग अलग फीस स्ट्रक्चर रखा है। AFCAT एंट्री फीस की बात करें तो आप अगर नॉर्मल AFCAT एंट्री के माध्यम से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको देने होंगे 550 रुपीज़ प्लस GST। ये फ़ी नॉन रिफंडेबल है, यानी पेमेंट होने के बाद वापस नहीं होगी। NCC स्पेशल एंट्री फीस की बात करें तो अगर आप NCC स्पेशल एंट्री के जरिए अप्लाई कर रहे हैं तो कोई एप्लीकेशन फीस नहीं देनी होगी, यानी ये पूरी तरह से फ्री है। गेट स्कोर एंट्री फीस की बात करें तो गेट स्कोर की एंट्री के माध्यम से अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो कोई एप्लीकेशन फीस नहीं देनी, ये भी पूरी तरह से फ्री रहेगी। तो आप बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की, सिलेक्शन प्रोसेस, क्योंकि फॉर्म भरने के बाद आपको फिर किन स्टेजेस से गुजरना होगा ये जानना बहुत ज़रूरी है। इंडियन एयरफोर्स का सिलेक्शन प्रोसेस पूरी तरह से मेरिट बेस्ड होता है। अगर आप ये जो पहले स्टेज 1 की बात करें जिसमें AFCAT ऑनलाइन एग्जाम है, NCC है, गेट स्क्रीनिंग है, तो अगर आप AFCAT एंट्री से अप्लाई करते हैं तो आपको AFCAT ऑनलाइन एग्जाम देना होगा। अगर आप NCC स्पेशल एंट्री या गेट स्कोर एंट्री इससे अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी स्क्रीनिंग उसी एंट्री क्राइटेरिया के अनुसार होगी। स्टेज 2 है AFSB इंटरव्यू। स्टेज 1 क्लियर करने के बाद कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, AFSB इंटरव्यू होगा। ये इंटरव्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसमें शामिल होते हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट, ग्रुप टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू। यहाँ आपकी पर्सनैलिटी, लीडरशिप स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स और डिसीजन मेकिंग एबिलिटी चेक की जाती है। स्टेज 3 में होता है मेडिकल एग्जामिनेशन। AFSB क्लियर करने के बाद कैंडिडेट्स का डिटेल्ड मेडिकल टेस्ट होता है। मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है एयरफोर्स सेंट्रल मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट और इंस्टीट्यूट ऑफ एविएशन मेडिसिन। यहाँ पर आपकी ओवरऑल मेडिकल फिटनेस चेक की जाती है। स्टेज 4 में फाइनल मेरिट लिस्ट होती है। जब सभी स्टेजेस क्लियर करेंगे उसको करने के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाती है। मेरिट लिस्ट में आने वाले कैंडिडेट्स को ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शंस भेजे जाते हैं। तो अब बात करते हैं फिजिकल फिटनेस की। अगर आप एयरफोर्स ऑफिसर बनना चाहते हैं तो फिजिकल फिट होना बहुत ज़रूरी है। रिकमेंडेड टारगेट रखें 1.6 किलोमीटर रन इन 10 मिनट्स, 10 पुशअप्स एंड 3 चिनअप्स। इसके अलावा स्विमिंग, रोप क्लाइंबिंग, रेगुलर फिजिकल ट्रेनिंग, ये भी बहुत हेल्पफुल रहेगा। ट्रेनिंग के दौरान मैंडेटरी फिजिकल टेस्ट भी होते हैं, इसलिए अभी से तैयारी शुरू कर दें। तो अब बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस की कि आखिरी आपको फॉर्म कैसे भरना है। तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं https://afcat.cdac.in पर। यहीं एक ऑफिशियल पोर्टल है जहां से आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। किसी भी ऑफलाइन फॉर्म या दूसरी वेबसाइट से अप्लाई मत करें। स्टेज 1 है रजिस्ट्रेशन का, जिसमें वेबसाइट पर जाकर आप सबसे पहले रजिस्टर करेंगे, अपनी बेसिक डिटेल्स भरेंगे जैसे नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, बेसिक पर्सनल डिटेल्स, लॉगिन क्रेडेंशियल्स क्रिएट करेंगे। फिर आएंगे स्टेज 2 में, जिसमें हम पूरा इसमें एप्लीकेशन फॉर्म केयरफुली भरेंगे। इसमें आपको इंटर करना होगा आपकी पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशनल डिटेल्स, एड्रेस डिटेल्स, ब्रांच प्रेफरेंसेस, डेट ऑफ बर्थ बहुत ध्यान से भरें क्योंकि बाद में करेक्शन नहीं होगा। फिर अगले स्टेज में आप रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें। पासपोर्ट साइज फोटो है, सिग्नेचर है, एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स हैं, आईडी प्रूफ है। अगर एप्लीकेशन एप्लीकेबल हो तो NCC सर्टिफिकेट या गेट स्कोर डिटेल्स भी भरें। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज 4 में आप फी का पेमेंट करें। अगर आप AFCAT एंट्री से अप्लाई कर रहे हैं तो 550 रुपये प्लस GST पेमेंट करना होगा। NCC और गेट एंट्री कैंडिडेट्स के लिए फ़ी नहीं है। स्टेज 5 में फाइनली सबमिट करें। पूरे फॉर्म को एक बार अच्छे से रिव्यू करें, सब डिटेल सही होने पर फाइनली सबमिट कर दें। स्टेज 6 में आप अपना प्रिंट कर लें एप्लीकेशन फॉर्म को। इसको एप्लीकेशन स्लिप जो है, एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद फाइनल स्लिप जो बन के आती है उसको डाउनलोड करें। उसका प्रिंट निकालकर फ्यूचर रेफरेंस के लिए आप सुरक्षित रखें। तो जल्दी अप्लाई करें क्योंकि लास्ट डेट के समय वेबसाइट पर हैवी ट्रैफिक हो सकता है। तो अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस की, जिन्हें बहुत सारे कैंडिडेट्स इग्नोर कर देते हैं और बाद में उनका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। इसलिए इन पॉइंट्स को बहुत ध्यान से समझ लें।
आधार कार्ड मैंडेटरी है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपका आधार कार्ड मैंडेटरी है। रजिस्ट्रेशन के समय आधार के जो डिटेल्स हैं उसकी ज़रूरत पड़ेगी। ज्वाइनिंग के समय आपका पैन कार्ड भी मैंडेटरी रहेगा। अगर आप भी पैन कार्ड नहीं बनाया है आपने तो समय रहते बनवा लें। कैंडिडेट्स के पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या किसी नेशनलाइज्ड बैंक में अकाउंट होना चाहिए। ज्वाइनिंग के समय इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि एडमिट कार्ड अपडेट्स, आपके इंटरव्यू अपडेट्स, सिलेक्शन अपडेट्स, ये सभी आपके ईमेल पर भेजे जा सकते हैं। आपका मोबाइल नंबर भी एक्टिव होना चाहिए ताकि इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपकी मिस ना हो। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल ध्यान रखें, ट्रेनिंग शुरू होने तक कैंडिडेट अनमैरिड होना चाहिए। अगर ट्रेनिंग पीरियड के दौरान कैंडिडेट शादी करता है तो उसे ट्रेनिंग से डिस्चार्ज किया जा सकता है और गवर्नमेंट द्वारा ट्रेनिंग पर किया गया खर्च रिकवर भी किया जा सकता है। तो दोस्तों, अगर आपका सपना इंडियन एयरफोर्स में एयरफोर्स ऑफिसर बनने का है, यूनिफॉर्म पहनकर देश की सेवा करने का है, या फ्लाइंग ब्रांच में पायलट बनने का सपना है, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इस भर्ती में लगभग 300 प्लस एक्सपेक्टेड वैकेंसीज हैं और ऐसी बड़ी वैकेंसीज बार बार नहीं आती। चाहे आप फ्लाइंग ब्रांच, ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल, ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल, किसी भी ब्रांच के लिए आप एलिजिबल हों, ये मौका बिल्कुल भी मिस मत करें। इंपॉर्टेंट डेट्स जो हैं वो एप्लीकेशन स्टार्ट होंगी 20 मई 2026 से और लास्ट डेट है 19 जून 2026। इसलिए लास्ट डेट का इंतजार मत करें, जितना जल्दी हो सके अप्लाई करें और अपनी एग्जाम प्रिपरेशन शुरू कर दें। अगर आप सच में ऑफिसर रैंक हासिल करना चाहते हैं, अच्छी सैलरी, गवर्नमेंट बेनिफिट्स और सम्मानजनक करियर चाहते हैं, तो ये रिक्रूटमेंट आपके लिए शानदार मौका है। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आप फ्लाइंग ब्रांच, टेक्निकल या नॉन टेक्निकल ब्रांच में से किस ब्रांच के लिए अप्लाई करने वाले हैं।